हेलो एवरीवन। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें आज हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स का यूज़ हमने देख लिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ देख लिया। अब एनिमल्स में अगर हम कोई जीन्स में चेंजेस ला रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं एनिमल्स को, क्यों किया जाता है, साइंटिस्ट क्यों करते हैं और उसका कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। चलिए, तो एनिमल्स डेफिनेशन अगर पूछेंगे, कोई भी एनिमल जिसके डीएनए में हमने थोड़ा मैनिपुलेशन करा है, चेंज करा है एंड उसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा फॉरेन जीन डाला हुआ है, उस एनिमल को क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर साइंटिस्ट रिसर्च के लिए करते हैं सब, तो जैसे ट्रांसजेनिक रैट्स हैं, रैबिट्स, पिग्स, शीप्स, काऊ, फिश, बहुत सारे ट्रांसजेनिक बना चुके हैं अभी तक। ठीक है, चलिए अब हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं या हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है इनका। फर्स्ट है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स डिज़ाइन करते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें किसी भी जीन के बारे में, जो जीन हमने उसमें हमको स्टडी करना है उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर डाल सकते हैं टू नो। ठीक है, उनका फंक्शन कैसे होता है, उनको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तो हम इसका जीन डाल के इंट्रोड्यूस कर दिया हमने इसको किसी में, और उसके बाद हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो किसी भी फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए, जीन्स की एक्टिविटी को देखने के लिए। ठीक है, दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज़ेस, बीमारियों के बारे में समझने के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से, कोई बीमारी नॉर्मल इंसान में है उसमें हम टेस्ट नहीं कर सकते ना, तो एनिमल्स के अंदर हमने वो जीन्स डाल के फिर हम उसको देख रहे हैं कि क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, these are specially made to serve as the models for human diseases so that investigation of new treatment of diseases is made possible। ठीक है, ह्यूमन जीन्स डाल दिए एनिमल के अंदर और फिर उसमें बीमारी का इफ़ेक्ट देखने वाले हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कोई न्यू मेडिसिन बना रहे हैं तो उसका टेस्ट करना है, जो भी। ठीक है, थर्ड है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जो भी मेडिसिन्स बना रहे हैं या और चीज़ें बनाई जाती हैं उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से ले सकते हैं, हम प्रोडक्ट बनाते भी हैं। ठीक है, कोई ह्यूमन चीज़ों को बनाना है, जैसे इंसुलिन बनाया तो ह्यूमन इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में डाला, अब वो बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो नॉर्मल लैब में बनाना या रोज़ रोज़ किसी और की बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने से अच्छा है उसको हम प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द डीएनए, जो डीएनए हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्रोटीन अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसका यूज़ होता है एम्फीसीमा बीमारी को ठीक करने के लिए, वो हम ट्रांसजेनिक एनिमल से बनाते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस, इसके लिए भी टेस्टिंग चल रही है, कोशिश चल रही है कि इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ही रिसर्च चल रहा है। ओके, एक और एग्जांपल है ट्रांसजेनिक काऊ रोज़ी, ये ज़रूर याद रखना, 1997 में ट्रांसजेनिक काऊ है रोज़ी, जिसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनता है, यानी कि हम ह्यूमन के अंदर जो मिल्क बनता है उसका जीन इस काऊ में डाल दिया। तो अब ये काऊ मिल्क के अंदर जो नॉर्मल काऊ मिल्क में प्रोटीन होते हैं उसके साथ साथ उसमें ह्यूमन मिल्क वाले प्रोटीन की भी प्रेजेंट है। तो डबल बेनिफिट हो गया ना,
बच्चा जो पिएगा उसको ह्यूमन प्रोटीन भी मिलेगा। ओके, ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन डाल दिया इसमें, जो ये अब बच्चों के लिए इस काऊ के मिल्क से बेनिफिट मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी। आजकल आपने सुना ही होगा कोविड के लिए जो वैक्सीन्स बन रही हैं उसकी टेस्टिंग हो रही है ना। ह्यूमन पे टेस्ट तो फाइनल लास्ट स्टेप होता है, उससे पहले वो टेस्ट कहाँ कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बना उसको माइस पे टेस्ट किया जाता है, ट्रांसजेनिक माइस में, कि कितना सेफ़ है वो जो वैक्सीन बनाई, वो कितनी यूज़फुल है, कितनी सेफ़ है, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रही है या उसको हमें कुछ रिप्लेस करना है, चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद वो हम मॉन्कीज़ में टेस्ट होता है कि वहाँ मॉन्कीज़ में भी ओके हो गया, तब वो ह्यूमंस में आता है। ऐसे ही है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। कोई केमिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, मेडिसिन्स वैक्सीन से अलग कोई और जो भी केमिकल्स बनते हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, उनकी टॉक्सिसिटी भी, कि वो कितने जहरीले हैं, कितनी क्वांटिटी उनकी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसान देगी, वो सब चीज़ की टेस्टिंग करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक आता है एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ यानी कि कोई भी चीज़ें जो हम कह रहे हैं, हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना दिए, हमने किसी के डीएनए के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, हमने इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए ये बनाया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये गलत है। ठीक है, जो नेचर के अंदर चीज़ बनी हुई है, नेचुरली जो डीएनए के कॉम्बिनेशंस हैं, हम उनको चेंज कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, तो ये कितना सही है कितना गलत है, इस बात पे बहस होती है। तो उसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग बहुत गलत मानते हैं कि हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि कितना लिमिट में रहना है, किस लेवल तक काम करना है। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग चाहेंगे कि कोई भी जीन निकाल के कुछ भी करें, किसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएं, बहुत ज़्यादा टाइप के रिएक्शंस जो बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं, उन सबको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड, ताकि हम कोई भी रिएक्शन, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो कंट्रोलेबल और जेन्युइन रिक्वायर्ड हैं, उस चीज़ को ज़रूर देखें। Going beyond the morality of such issues, the biological significance is also important. Genetic modification of organism can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. किसी में हमने चेंज करके छोड़ दिया और वो फैल गई चीज़, है ना, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो कर गया या फैल गया और पता चले हमारी किसी दवाई से वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, तो वो नेचर को नुकसान पहुंचाएगा, इकोसिस्टम को, अल्टीमेटली सभी ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, रूल्स सेटअप करने के लिए क्या बना है, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च एंड द सेफ्टी। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं ये, कि ये जो भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की रिसर्च है, बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च है, कितनी वैलिड है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और सेफ्टी, कितना सेफ़ है, कितना यूज़ करना है, मॉडिफिकेशन एंड यूसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितना अलाउड है, कितना करें नहीं करें। ठीक है, और इन सब चीज़ों के बाद जब कुछ नया बनता है, उसको आजकल क्या कहते हैं, पेटेंट करा लो, मतलब अपने नाम से लिखवा लिया, अब उसको कोई और साइंटिस्ट या कोई और इंसान यूज़ नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन, जिसने पेटेंट कराया। ठीक है, तो ये जो पेटेंट कराने वाली बातें, इसमें भी क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो नेचुरली चीज़ें मिल रही हैं उसको अपने नाम से पेटेंट की, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, एक होड़ लग गई, तो उस चीज़ में भी लोगों ने कहा कि ठीक नहीं है। तो ये रूल्स होने चाहिए कि किस चीज़ को आप पेटेंट कराएंगे, किसको पेटेंट
नहीं करा सकते। ठीक है, जो चीज़ें नेचर में पहले से ही हैं, तुमने कोई चेंज नहीं करा, कुछ नया नहीं, सिर्फ तुमने अगर किसी ढूंढ लिया कि ये प्लांट मैंने ढूंढा है, अभी तक किसी को इस प्लांट स्पीशीज़ का पता नहीं था और अब इसको मेरे नाम पेटेंट कर दो, इसको यूज़ करूँगा तो मैं ही करूँगा, कोई नहीं करेगा, या मेरी परमिशन के बिना या मेरे को पैसे देगा तभी करेगा, तो ये चीज़ गलत है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, राइस फूड ग्रेन है, सालों से सब खा रहे हैं, इंडिया में एशिया में बहुत सारे खा रहे हैं। उसकी एक वैरायटी है ना बासमती, नाम भी सुना होगा, बहुत सारी वैरायटी है बासमती की, और बासमती को अमेरिकन कंपनी पेटेंट करा है। ठीक है, अमेरिकन कंपनी में 1997 में उसको पेटेंट करा रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शंस उठे कि बासमती इंडिया में तो बहुत अवेलेबल है और इसकी बहुत वैरायटीज़ हैं एशिया में, और इसको तो मतलब नॉर्मल तरीके से लोग यूज़ करते हैं, आप इसको पेटेंट कैसे करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक है हमारा टर्मरिक, हल्दी, दूसरा नीम। हल्दी और नीम भी खाने में या उसके यूजेस पता है कि हाँ भाई नीम से कीटाणु मरते हैं, ये सब चीज़ें जो जनरल उसमें हैं, उसको भी किसी ने उसको कोशिश करी कि इसको पेटेंट करा ले। तो इस चीज़ों पे ऑब्जेक्शन उठे कि नहीं, आप इनको पेटेंट नहीं करा सकते। ठीक है, तो अब रूल होने से वो चीज़ कंट्रोल में रहेगी, रूल नहीं है, नहीं होगा तो कोई कुछ भी पेटेंट कराता रहेगा, है ना। अब पेटेंट करा लिया उसके लिए वो चलो अपने नाम लिखवाने से ये हो गया कि कोई दूसरा उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तो ये तो गलत बात है ना। जो कॉमनली अवेलेबल चीज़ें हैं उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते। चलिए, एक होता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी इज़ द टर्म यूज टू रेफर टू द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस without proper authorization from the countries or the people concerned without paying the compensation। ठीक है, जो जैसे जंगल से चोरी करके ले जा रहे हैं, पेड़ पौधे चुरा के यूज़ कर रहे हैं किसी जगह का, तो उसको बोलते हैं बायो पायरेसी। ठीक है, जिस भी कंट्री का आप सामान यूज़ कर रहे हो उसकी परमिशन, जिस एरिया का सामान यूज़ कर रहे हो उस वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन किसके साथ आप उसको यूज़ करें, रिसर्च करें तो अलाउड है। अगर उसके बिना आप कर रहे हैं तो वो चोरी है, बायो पायरेसी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। जो वेल डेवलप्ड नेशंस हैं उनके पास नेचर की कमी है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की कमी है, तो वो बायोडाइवर्सिटी जहाँ से लेने आएंगे, जहाँ जंगल ज़्यादा हैं, पुराने तरीके के लोग रहते हैं, तो उनको अगर वहाँ से सामान लेना है, नेचर का कुछ भी लेना है, तो उनको पेमेंट देनी चाहिए ताकि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप हो सकें ना। और वहाँ की नॉलेज भी कि वहाँ वो चीज़ उन्होंने पेटेंट नहीं कराई, कोई जंगल में आदिवासी रहते हैं वो सालों से कुछ पेड़ पौधों को, जड़ी बूटियों को यूज़ कर, लेकिन किसी ने पेटेंट नहीं कराया। अब कोई बाहर से साइंटिस्ट जाए और वो वहाँ से एक लेके और उसको पेटेंट कराए तो ये गलत है ना। तो वो सब चीज़ें बिना परमिशन, बिना नॉलेज करना गलत है, बायोपायरेसी में आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जानकारी बढ़ रही है कि ये सब चीज़ें गलत हैं, इनजस्टिस होता है और उसके बदले में जितना पेमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा, दोनों तरफ के लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या हुआ, लॉज बने ताकि अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो। ओके, इंडिया ने भी इसके लिए क्या बनाया है, पेटेंट का बिल बना दिया है, इंडियन पेटेंट बिल, जिसकी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही आगे कोई काम करेगा। ओके, चलिए अब ये आपका चैप्टर 12 भी फिनिश हो गया है। अच्छे से एक बार रीड करिए, समझिए। ओके बेटा।